चुनावी माहौल है, इसीलिए राजनीतिक दल जितने भी हैं जोरों शोरों से रैली कर रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंच गए, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हरीश रावत ने तो बड़ा अभियान भी छेड़ दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे की। सीएम धामी पहले तो भाजपा युवा मोर्चा की अभिनंदन रैली में शामिल होते हैं। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए दिखाई देते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरने की तस्वीर आती है। इसके बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान में हुए कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री ने कोला पातल पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण किया, विकास भवन में अर्थ और सांख्यिकी विभाग के कक्षों का लोकार्पण किया। संपादित करते हैं हमारे योजना का शिलान्यास, जोरदार तालियों से आप। सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए उनके लोकार्पण हो, जिनके हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएं। हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम होंगे उसे। और यहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मीडिया ने सवाल किया कि क्या 2022 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इस पर सीएम ने क्या कहा वो भी देख लीजिए आप। हमारी पार्टी में कोई भी कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि मुझे किस पद को बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। पार्टी जो तय करती है उस पर हम काम करते हैं। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये मुझे दायित्व दिया है। मैं उस दायित्व पर काम कर रहा हूँ और एक पल और एक क्षण गंवाए बिना। अच्छा, इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश के हित में कोई काम ही नहीं किया है, इसीलिए वो 1 महीने तक प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं और मुख्य चुनावी केंद्रों तक पहुंचेंगे। हरीश रावत का यहाँ आरोप ये है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के हितों पर चोट पहुंचाई है। इस 1 महीने के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र हैं और जितने प्रमुख चुनावी केंद्र हैं उन सब तक, और भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार पिछले 4 साल लगभग 9.5 महीनों में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की उपेक्षा की, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर जोर की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाऊं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने चुनाव में अपनी हार के डर से देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का फैसला लिया है। देवस्थानम बोर्ड को अस्तित्व में नहीं मानती है हमारी तरफ से। देवस्थानम बोर्ड इज नो बोर्ड। तो और ये उनको स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस इसको एक जबरदस्त राजनीतिक मुद्दे के रूप में ला रही है आगे, तो उन्होंने चुनावी डर से, चुनावी परिणामों के डर से इसको वापस किया है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जसपुर टोल प्लाजा पर हंगामे की खबर है। बताया जा रहा है विधायक और उनके समर्थकों का हंगामा जसपुर टोल प्लाजा पर हो रहा है। आज ही ये टोल चालू हुआ था, यानी वो टोल वसूलने का काम शुरू हुआ था। काम पूरा नहीं हुआ तो टोल कैसा, विधायक जी ने सवाल कर लिया। विरोध के चलते टोल वसूलने का काम भी बंद करना पड़ा। तो देखिए ये तस्वीरें भी आ गई हैं। बाकी की जानकारी सहयोगी विकास से लेते हैं। तो विकास, क्या है ये पूरा मामला, समझाइए जरा। जी हाँ, मैं बता दूं, NH 74 खटीमा टू नगीना,
ये 4 लेन बन रहा है, निर्माणाधीन है। इसी पर जसपुर से काशीपुर मार्ग पर हल्द्वां के निकट टोल प्लाजा तैयार किया गया था, जिसपे आज से काम शुरू हो गया था। विधायक आदेश चौहान का कहना है कि जब अभी तक सर्विस रोड नहीं बनी है, रैंप नहीं बने हैं, तो किस बात की ये वसूली की जा रही है। इसी का विरोध करने को समर्थकों संग पहुंच गए और उन्होंने जबरन जो है टोल टैक्स की वसूली बंद करा दी। अच्छा, इस पर नियम कायदा कानून क्या कहता है? जी देखिए, जब भी कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है तो टोल टैक्स देने की तो प्रक्रिया रहती है और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स भी वसूलता है। ऐसे में मेरा ख्याल तो यही है कि टोल टैक्स वसूले जाना था। अब इनका विरोध क्यों रहा है ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, अब ये यहाँ पर विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, टोल वसूलने की प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पर विधायक जी सवाल करते हैं कि जब बना नहीं है, सड़क पे कोई चलने लायक कंडीशन नहीं है, तो टोल किस बात का वसूला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गुप्तकाशी पहुंचे। इस दौरान वो आपकी रोजगार गारंटी यात्रा में भी शामिल हुए। कोठियाल ने गुप्तकाशी में रोजगार सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कोठियाल ने कहा कि पिछले 21 साल के भीतर भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। कोठियाल ने यह भी कहा कि सरकार अगर आपकी बनती है तो जो जो वादा उन्होंने किया है वो सब पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये बेहद अहम दौरा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान 18,000 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन करने वाले हैं। परियोजनाओं के तहत दिल्ली से देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों को यात्रा करने में बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। तो देखिए, 4 दिसंबर वाला ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये सौगातों के लिहाज से बेहद अहम है। लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। 18,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो सुपुर्द होनी है। किस तरीके से होनी है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये सब भी 4 तारीख को इसका पटाक्षेप हो जाएगा प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महारैली देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होंगे, इस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमने प्रमुख रूप से अपने तीनों महामंत्रियों को इस जिम्मेदारी पर, इस मोर्चे पर लगाया है। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाव और उत्तराखंड के बारे में वो जिस प्रकार से तो चिंता करते रहते हैं, हम सब जानते हैं। आगामी चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे उसमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है, जिसका निर्माण करीब 8300 करोड़ से होने वाला है। और इसके बनने से क्या होगा, दिल्ली देहरादून के बीच जो लोग यात्रा करते हैं उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बनने से 6 घंटे का सफर महज 2.5 घंटे में तय होगा। ये बड़ी बात है। क्या क्या सहूलियत मिलेगी? हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ, बड़ौत से यानी पश्चिमी यूपी से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज भी होंगे। तो ये बड़ी परियोजना है। तो चलिए अभी जान लीजिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, इसकी खासियत क्या है। देखिए, देहरादून की पहाड़ियों में जो डाट काली मंदिर है, इसके पास 340 मीटर लॉन्ग टनल होगा, जिससे हाईवे पर वाइल्ड लाइफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे नहीं छुआ जाएगा। इसके साथ ही गणेशपुर देहरादून खंड में कई एनिमल पास भी बनाए जाएंगे, जिससे कोई जानवर गाड़ी से ना टकराए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के गैप पर वाटर रेन हार्वेस्टिंग और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट्स की भी व्यवस्था होगी। तो कई लिहाज से जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो स्थिति है उत्तराखंड की, उसका ध्यान रखा जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण 4 चरण में पूरा होगा। दिल्ली, अक्षरधाम
और इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक करीबन 3,250 करोड़ की लागत से एक सड़क बनाई जाएगी। दूसरा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन और सहारनपुर के बीच बाईपास रोड का निर्माण होगा। इस रोड की जो लंबाई है वो 118 किलोमीटर है और इस पर 4830 करोड़ खर्च होने वाले हैं। ये दूसरे चरण का काम होगा। आइए तीसरे चरण पर। सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक के रोड का निर्माण होना है। इस एक्सप्रेसवे के 37 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण होगा। चौथा चरण, गणेशपुर से देहरादून तक का ये रोड है और मोहंड की पहाड़ी में 1.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है और इस पर 1600 करोड़ की लागत आनी है। तो अभी यात्रियों को दिल्ली से देहरादून जाने के लिए करीबन 250 किलोमीटर का जो रूट तय करना पड़ता है, नए रूट के बन जाने से ये महज 180 किलोमीटर का होगा। तो इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से हरिद्वार आने जाने वाले लोगों को भी काफी फायदा होगा, सहूलियत होगी। हरिद्वार जाने वाले लोगों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत हरिद्वार को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2000 करोड़ की लागत से होगा। इस रोड की अगर आप बात करते हैं तो इसके बनने से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली से हरिद्वार तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। टूरिस्ट जो इस सीजन के दौरान हरिद्वार में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और इस वजह से अक्सर वहां भीड़ देखी जाती है, तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक तरफ सीएम धामी जनसंपर्क में जुटे हैं तो वहीं उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में कहीं पीछे नहीं है। सीएम की पत्नी ने गृह क्षेत्र खटीमा में जन मिलन कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनी। संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सभी के बीच में सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को समक्ष रखा और उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है बात की जाएगी, उनको आश्वासन दिया है। टिहरी विधानसभा की प्रतापनगर विधानसभा सियासी सीट का जो गणित है वो कैसा है? इस सीट पर वैसे तो अभी तक बीजेपी का कब्जा है, मगर इस बार राह मुश्किल लग रही है। देखिए, टिहरी की प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र का अपना पुराना इतिहास रहा है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे फूल सिंह बिष्ट की जीत हुई थी। उन्होंने भाजपा के विजय सिंह पवार को शिकस्त दी थी, मगर 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय सिंह ने बाजी मार ली और कांग्रेस के फूल सिंह को 2644 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर विक्रम सिंह नेगी को टिकट दिया। इस चुनाव में विक्रम सिंह नेगी की जीत हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर भाजपा के विजय सिंह पवार को ही समर्थन दिया। वो करीब 2000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। विजय सिंह पवार को भरोसा है कि इस बार भी जीत भाजपा की ही होगी। सबसे बड़ी उपलब्धियां ये है प्रतापनगर वासियों की कि डोगरा चांटी पुल का जो काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री को, अपने सरकार को कि उन्होंने डोगरा चांटी पुल का निर्माण तत्काल किया और आज लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरी जो हमारे जो ऐसे गाँव थे जहाँ पानी जो सड़क नहीं जा पा रही थी, सौंदी हो गया आपका एक और रैका गाँव, उसमें हमने सड़क मार्ग निर्माण किया और काम शुरू हो गया है। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस का पलड़ा बराबर रहा है। लोगों का कहना है कि विधायक बेहद मिलनसार है, लेकिन सत्ता में भाजपा की सरकार होने के बावजूद विकास कामों को गति नहीं मिल पाई, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में मतदाता उनके कार्यकाल का भी आकलन कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। अच्छा, चलिए अब ये जान लेते हैं कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस सीट पर नतीजे क्या थे।
2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह पवार की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी ये चुनाव हार गए थे। अब प्रतापनगर विधानसभा सीट से विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ा काम किया है, विकास कराए हैं, लेकिन कांग्रेस उनके दावों पर सवाल उठा रही है। ओबीसी का जो मामला भारत सरकार में गया है, वो केंद्र सरकार से बिल पास होके, कैबिनेट से पास होके माननीय राष्ट्रपति जी के पास है। अब तत्काल उसका राज्य सरकार में आएगा और उसका भी निराकरण हो जाएगा। सेम नागराजा धाम है, इसके विकास के लिए एडीबी के द्वारा पैसा दिया गया था। इन्होंने वन भूमि समय पर स्वीकृत नहीं की, वो पैसा वापस जा चुका है। वो काम वहीं जहां हमने छोड़ा था वहीं का वहीं अधूरा पड़ा हुआ है। प्रतापनगर में जड़ी बूटी शोध संस्थान का सब सेंटर मुखेम में लाया गया, जिस स्तर पर स्वीकृति के बाद छोड़ा गया था 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। प्रतापनगर में नवोदय विद्यालय राजीव गांधी का जियो जारी करने के बाद, सब कुछ स्वीकृति मिलने के बाद आज तक कक्षाएं शुरू नहीं की। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि प्रतापनगर क्षेत्र की जनता के लिए वहां के अहम मुद्दे क्या हैं। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र की अगर आप देखेंगे तो सड़कों की बदहाली लोगों के लिए बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जब आप बात करते हैं तो सेवाएं बदहाल दिखाई देती हैं। ओबीसी क्षेत्र में लाने की मांग की जा रही है, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकारी अस्पताल, इसका भी हाल बेहाल दिखाई देता है। शहरों और कस्बों की अगर आप बात कर लीजिएगा तो पार्किंग की समस्या लोगों के बीच में बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कह रही है। 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, परंतु उसके बावजूद भी आज भी जो है यहाँ की जो स्थिति है, वो समस्याएं हैं, आज भी यथावत है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, आज आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, तमाम जगह ऐसी है जहाँ भी जो है आज अधूरा कार्य जो है निर्माण किया है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिनके मुद्दों के नाम पे जो भाजपा सरकार ने अपनी सरकार बनाई थी। प्रतापनगर विधानसभा में हमारे विधायक श्री विजय पवार जी द्वारा वादे किए गए थे, इनमें से कोई अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। युवाओं को भी छलने का काम किया गया, उनके रोजगार के लिए बातें की जाती थी, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। तो जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और ये जरूर है कि उन्होंने अपनी जो चाहते इनके हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो मंत्री जी है, अपने चहेतों को जो है ठेके दे रहे हैं। रोड के और जनता के ऊपर इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप डोर से लेकर लमगांव तक जो हमारी जो सड़क है उसके बहुत दर के ठोकरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आज 53 नए मामले सामने आए हैं। 11 कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज मिला है अस्पताल से। अब एक्टिव केसेस जो हैं वो 183 हो चुके हैं। खटीमा में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के भी रैपिड टेस्ट किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 53 नए केस आज के दिन मिले हैं। इससे पहले अगर आप आंकड़ों पर नजर डालिएगा तो बहुत फ्लैट चल रहा था मामला, इतने एक्टिव केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन आज एक दिन के भीतर 53 नए केस सामने आए हैं। इसी बीच आपको बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद किया। राजेंद्र पाल ने लोगों से कहा कि इस बार अपना वोट ना सोच समझ कर डालिएगा। उन्होंने यूपी के साथ संपत्ति विवाद के मसले पर भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जिम्मेदार है। और लीजिए, चुनावी मौसम में गैरसैंण को एक बार फिर से सुर्खियों में लाया गया है। मुद्दा है ये। अल्मोड़ा पहुंचे उपनेता सदन करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने राजधानी के लिए वहां पर बड़े काम किए हैं और कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार भी है, मगर 5 साल में बीजेपी ने गैरसैंण में कोई भी काम नहीं कराया है। ऐसे स्थायी राजधानी का पक्षधर रहा हूँ, हमेशा मेरे बयान भी, हाउस में मेरे प्रश्न भी उसी को लेकर रखते रहे हैं। मेरा लेकिन एक आश्चर्य इस बात पे है, जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया, वो विंटर्स में वहाँ सत्र चलाने की जिद कर रही है। केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके के कदम उठाना ये ठीक नहीं है। हाँ, आप उसको स्थायी राजधानी बनाइए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कीजिए। जो वहाँ ड्यूटी करने वाले हैं 4th क्लास कर्मचारियों से लेके जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके लिए पूरी सम्मानजनक ढंग से रहने, खड़े होने की व्यवस्था। और सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिजनों से मिलने पहुंचे। सीएम ने चित्रेश बिष्ट के परिजनों से मिलने के बाद कहा कि पीएम ने उत्तराखंड में 5वां सैन्य धाम बनाने का ऐलान किया है।
जिसके बाद शहीदों के आंगन की मिट्टी को लेकर इसी सैन्य धाम में इकट्ठा किया जा रहा है। सीएम ने कहा इस दौरान शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को भी याद किया गया। उनके परिजनों को बातचीत के बाद ढांढस बंधाया गया। तो ये था 70 का संग्राम। खबरों पर लगातार बने हैं, इसीलिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।